जरा सोचिए, यूरोप की एक ठंडी पहाड़ी, हवा में खामोशी, और एक नौजवान दुनिया पर नजरें जमाए खड़ा है। कद में कोई बहुत लंबा नहीं, दिखने में भी कोई खास मजबूत नहीं, लेकिन उसकी आंखों में, हाँ, उसकी आंखों में एक आग है, एक सपना है, और एक ऐसा सवाल जो इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो ये कौन है? यही सवाल आज हम पूछने वाले हैं कि कैसे एक छोटे से गुमनाम द्वीप का लड़का इतिहास के सबसे ताकतवर और मशहूर लोगों में से एक बन गया। जी हाँ, ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये शुरू होती है एक छोटे से द्वीप से जो सत्ता और शोहरत से कोसों दूर था। नाम है कॉर्सिका। एक ऐसा द्वीप जो कुछ ही समय पहले फ्रांस का हिस्सा बना था और जहां पहचान और वफादारी के मायने कह सकते हैं काफी पेचीदा थे। और यहीं से शुरू होती है एक मकसद और जुनून से भरी वो यात्रा। तो बात है साल 1769 की। नेपोलियन का जन्म भूमध्य सागर के इसी द्वीप कॉर्सिका में हुआ था। देखिए, परिवार कोई बहुत अमीर नहीं था। पिता वकील थे और माँ वो एक बेहद मजबूत इरादों वाली महिला थी जिन्होंने अपने बच्चों को अनुशासन और मेहनत का पाठ पढ़ाया। नेपोलियन बचपन से ही दूसरे बच्चों से थोड़ा अलग था, शांत, काफी गंभीर और ज्यादातर किताबों में ही डूबा रहता था। अच्छा, अब इस हिस्से को जरा और गौर से समझते हैं। जब नेपोलियन सिर्फ 9 साल का था, उसे फ्रांस के एक मिलिट्री स्कूल में भेज दिया गया। सोचिए, ये उसके लिए एक बिल्कुल ही अलग, अकेली दुनिया थी। उसका फ्रेंच बोलने का जो लहजा था वो कॉर्सिकन था, और इसी वजह से दूसरे लड़के उसका खूब मजाक उड़ाते थे। उसे हमेशा एक आउटसाइडर, एक बाहरी होने का एहसास कराया गया। लेकिन ये अकेलापन उसे तोड़ नहीं पाया, बल्कि इसने तो उसकी अंदर की आग को और भड़का दिया। उसने खुद को पूरी तरह से बस पढ़ाई में झोंक दिया, खासकर मैथ्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। और यहीं से उसके अंदर एक शांत आत्मविश्वास ने जन्म लेना शुरू किया। तो जब 16 साल के नेपोलियन ने पेरिस के मिलिट्री स्कूल से ग्रेजुएशन किया, वो एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहा था जो कहना चाहिए टूटने के कगार पर थी। फ्रांस में क्रांति की आग भड़कने वाली थी और यही उथल-पुथल, यही केओस उस नौजवान के लिए एक सीढ़ी बनने वाला था, एक ऐसी सीढ़ी जो उसे बहुत ऊपर ले जाने वाली थी। और फिर साल आया 1789। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई। ये बड़े बदलावों और उतने ही बड़े खतरों का दौर था। सदियों पुराने नियम टूट रहे थे और इसी अराजकता के बीच नेपोलियन जैसे एक युवा सैनिक को अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका दिखाई दिया। वो दिलेर था, उसकी रणनीति कमाल की थी और लड़ाइयों में उसने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। जल्द ही बड़े बड़े अधिकारी भी उसे नोटिस करने लगे और फिर सिर्फ 24 साल की उम्र में उसे जनरल बना दिया गया। सोचकर देखिए जरा, 24 साल का एक जनरल, ये उस जमाने में अविश्वसनीय था। कॉर्सिका का वो अकेला लड़का अब फ्रांस के सबसे अहम मिलिट्री लीडर्स में से एक बन चुका था। लेकिन नेपोलियन के लिए जनरल बनना तो बस एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। असली सवाल तो ये था कि एक इंसान की महत्वाकांक्षा, उसका एम्बिशन उसे आखिर कितनी दूर ले जा सकता है। और ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तो जैसा मैंने कहा, नेपोलियन यहां रुका नहीं। फ्रांस उस वक्त भी क्रांति की अराजकता से जूझ रहा था और लोग एक ऐसे मजबूत लीडर की तलाश में थे जो देश में स्थिरता ला सके। नेपोलियन ने इस मौके को पहचाना और उसकी महत्वाकांक्षा अब उसे सत्ता के शिखर तक ले जाने वाली थी। उसने इटली और मिस्र में शानदार जीतें हासिल की। वो पूरे फ्रांस का हीरो बन गया। लोग उससे प्यार करते थे, उस पर भरोसा करते थे। और इसी भरोसे के दम पर 1799 में नेपोलियन ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया। उसने फ्रांसीसी सरकार पर कब्जा कर लिया और खुद फ्रांस का सबसे ताकतवर लीडर बन गया। बस ऐसे ही। और फिर कुछ साल बाद, साल 1804 में पेरिस के मशहूर नोट्रे-डेम कैथीड्रल में कुछ ऐसा हुआ जैसा सदियों से किसी ने नहीं देखा था। एक ऐसा पल जो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक भव्य समारोह के बीच नेपोलियन ने पोप के हाथों से ताज लिया और उसे खुद अपने सिर पर रख लिया। उसने किसी और का इंतजार नहीं किया कि कोई उसे ताज पहनाए। नहीं, उसने खुद को ताज पहनाया। वो अब फ्रांस का सम्राट था, नेपोलियन प्रथम। ये उसकी असीम महत्वाकांक्षा और उसके निरंकुश अधिकार का सबसे बड़ा प्रतीक था। अब देखिए, नेपोलियन ने यूरोप के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उसने नेपोलियन एक कोड जैसे नए कानून बनाए जिसने फ्रांस के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया।
सड़कें और स्कूल बनवाए। लेकिन सत्ता, जैसा कि इतिहास हमें बार बार बताता है, एक ऐसा नशा है जिसे संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। कुछ लोग उसका सम्मान करते थे तो कुछ उससे खौफ खाते थे। लेकिन एक चीज तय थी, नेपोलियन की भूख कभी शांत नहीं हुई। वो हमेशा और ज़्यादा चाहता था, और इसी और की चाहत में साल 1812 में उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी गलती कर दी। उसने रूस पर हमला करने का फैसला किया और इसके लिए उसने 6 लाख से ज्यादा सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। सोचिए, 6 लाख सैनिक! ये उस दौर के इतिहास की सबसे बड़ी सेना थी और उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। लेकिन रूसियों ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसकी नेपोलियन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो सीधी लड़ाई से बचते रहे और अपनी ही जमीन पर पीछे हटते गए, रास्ते में आने वाले गांवों और फसलों में आग लगाते हुए। उन्होंने नेपोलियन की सेना के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। और फिर आया उनका सबसे बड़ा हथियार, रूस की बेरहम सर्दी। जी हां, नेपोलियन का सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि खुद मौसम था, जिसे इतिहास आज भी जनरल विंटर के नाम से जानता है। नेपोलियन के सैनिक दुश्मनों की गोलियों से ज्यादा ठंड, भूख और थकावट से मरने लगे। उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, और ये वापसी इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक बन गई। उसकी 5 लाख से ज्यादा की सेना कभी वापस नहीं लौटी। रूस ने नेपोलियन के अजेय होने के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। रूस में मिली इस भयानक हार के बाद नेपोलियन के साम्राज्य का पतन बहुत तेजी से हुआ। उसके दुश्मनों को यह एहसास हो गया था कि वो अजेय नहीं है, और वो सब अब उसके खिलाफ एकजुट हो गए। 1814 में दुश्मन सेनाओं ने पेरिस पर कब्जा कर लिया। नेपोलियन को गद्दी छोड़नी पड़ी और उसे एल्बा नाम के एक द्वीप पर भेज दिया गया। लेकिन वो वहां भी टिकने वाला कहाँ था। सिर्फ 10 महीने बाद ही वो वहां से भाग निकला, फ्रांस वापस आया। मगर 1815 में वॉटरलू की लड़ाई में उसे अपनी आखिरी और निर्णायक हार का सामना करना पड़ा, और इस बार उसे सेंट हेलेना जैसे एक बहुत ही दूर दराज द्वीप पर भेज दिया गया, जहां 1821 में 51 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कॉर्सिका का वो लड़का जिसे कभी बाहरी कहकर चिढ़ाया जाता था, जो एक महान जनरल बना और फिर सम्राट बना, वो हमेशा के लिए खामोश हो गया। तो इस असाधारण और यकीनन विवादित जीवन से हम क्या सीखते हैं? देखिए, नेपोलियन की कहानी जीत और हार, निर्माण और विनाश दोनों से भरी है। लेकिन उसकी यात्रा में एक बात है जो शायद हम सबको प्रेरणा दे सकती है। उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि दुनिया ने उसकी किस्मत पहले से तय कर दी है। उसने पढ़ाई की, मेहनत की और इस बात पर यकीन किया कि ज्ञान, इच्छा शक्ति और मेहनत से कोई भी अपनी किस्मत बदल सकता है। नेपोलियन की कहानी हमें एक शक्तिशाली सबक तो सिखाती है कि हम अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरा सवाल पूछने पर भी मजबूर करती है कि इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा की असली कीमत आखिर होती क्या है, और क्या ये कीमत चुकाने लायक है?